नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान, जिसमें आज टॉपिक रहेगा इतिहास। दोस्तों, इतिहास की कुछ थ्योरी देखने वाले हैं। अभी तक हमने पार्ट 17 अपलोड कर दिए हैं और ये पार्ट हमारा 18 है। और पार्ट 17 में दोस्तों हमने MCQ बेस्ड क्वेश्चनों को लिया है और इसमें हम थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। और थ्योरी डिस्कस करने के बाद इससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे थ्योरी के माध्यम से और जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता और बाकी के जो टॉपिक हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और चैनल पर नए आए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं। यहाँ पे हम पॉइंट वाइज और शॉर्ट्स के माध्यम से देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार अवधि है जो पूछा जाता है 2500 से 1750 ईसा पूर्व थी। इस सभ्यता का विस्तार पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, जम्मू और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। ठीक है, तो आपको ये हम पॉइंट बाय पॉइंट बताने वाले हैं। इससे रिलेटेड ही आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पूछा जाएगा कि इस सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था। तो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, जम्मू और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। सेकंड पॉइंट है उत्तर में मांडा जिसको जम्मू और दक्षिण में नर्मदा का मुहाना, पश्चिम में मकरान, समुद्र तट बलूचिस्तान और पूर्व में आलमगीरपुर जिसमें आते थे मेरठ उत्तर प्रदेश। इस सभ्यता की सीमा थी। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बता दिया। सिंधु सभ्यता का क्षेत्र त्रिभुजाकार था। प्रश्न पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र कैसा था। तो त्रिभुजाकार, जिसका क्षेत्रफल कितना है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। आपसे क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण उत्खनन स्थल, जिसमें स्थल पहला कौन सा है हड़प्पा दोस्तों, मांटोमरी जिला, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान। वर्ष 1921 और निर्देशन कौन है दयाराम साहनी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है हड़प्पा, जो कि वर्ष की बात करें तो 1921 और निर्देशन कौन है दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो, इसका जो स्थल क्षेत्र रहा है वो सिंध का लरकाना जिला, पाकिस्तान। ठीक है, और अगर वर्ष की बात करें तो 1922 और इसके जो निर्देशन हैं वो हैं राखलदास बनर्जी। कौन है राखलदास बनर्जी। दोस्तों, सुतकोंडा डोर जो कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान में, वर्ष 1927 और इसके जो निर्देशन हैं वो है ऑरेल स्टाइन। कौन है ऑरेल स्टाइन। चलिए अगला देखते हैं चन्हूदड़ो जो कि सिंध और पाकिस्तान, वर्ष 1931 आप याद रखेंगे और इसके जो निर्देशन है MG मजूमदार। कौन है MG मजूमदार। अगला है रंगपुर। ठीक है, ये आप देख लीजिए यहाँ पे अहमदाबाद, काठियावाड़, भारत, 1951-53। ठीक है, और यहाँ पे निर्देशन आप देख सकते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में पूछे जाते हैं सिर्फ हम उन्हीं की बात करेंगे। रोपड़ पूछा जाता है, तो रोपड़ पंजाब भारत में है। इस वर्ष 1953 और इसके निर्देशन है यज्ञ दत्त शर्मा। कौन है यज्ञ दत्त शर्मा। कालीबंगा भी पूछा जाता है, तो कालीबंगा गंगा नगर, वर्ष 1961, निर्देशन है BB लाल। लोथल एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो अहमदाबाद काठियावाड़ भारत, वर्ष 1954, निर्देशन है SR राव। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। यहाँ पे धौलावीरा कच्छ गुजरात भारत में है और वर्ष की बात करें तो 1990 और इसके निर्देशन है RS बिस्ट। ठीक है, बाकी के आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना थी। ठीक है, नगरों में सड़कें व मकान विधिवत बनाए गए थे। मकान पक्की ईंटों के बने होते थे तथा सड़कें सीधी थी। आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है,
ठीक है। और इन्हीं पॉइंटों के माध्यम से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सभ्यता की विशेषता ये थी कि नगर योजना थी, नगरों में सड़कें व मकान विधिवत बनाए गए थे, है ना, सिस्टमेटिक बनाए गए थे, मकान पक्की ईंटों के बने होते थे तथा सड़कें सीधी थी। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे दोस्तों, प्रत्येक सड़क और गली के दोनों ओर पक्की नालियाँ बनाई गई थी, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही पॉइंट के माध्यम से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रत्येक सड़क और गली के दोनों ओर कैसी सड़कें बनाई गई थी, तो पक्की नालियाँ बनाई गई थी, ठीक है। नालियाँ पक्की और ढकी हुई थी। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिले। इनका प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था, ठीक है। सेंधव निवासियों के जीवन का मुख्य उद्यम कृषि कर्म था। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ और जौ थे। आप यहाँ पे फसलों को याद रखेंगे। यहाँ की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल थी वो कौन थी, गेहूँ और जौ। खुदाई में गेहूँ तथा जौ के दाने मिले। फलों में केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू, तरबूज आदि थे, ठीक है। अगर फल में पूछा जाए तो केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू, तरबूज आदि का उत्पादन होता था। कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी विकास हुआ था इस सभ्यता में, ठीक है। तो आप ये भी याद रखना। कुंवरदार वृषभ का मुहरों पर अंकन बहुआयत में मिलता है। कोटड़ा से प्राप्त अश्व अस्थि की मृणमूर्तियाँ के आधार पर अब यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि सिंधव निवासी अश्व से भी परिचित थे, यानी कि घोड़े से भी परिचित थे। ये हाथी से भी परिचित थे। हड़प्पा संस्कृति में तौल के बाँट 16 अथवा इससे गुणज भार के थे, 16, 64, 160, 320, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। यहाँ के निवासी धातु निर्माण उद्योग, आभूषण निर्माण उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग, हथियार औजार निर्माण उद्योग व परिवहन उद्योग से परिचित थे। खुदाई में प्राप्त नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका परिवार मात्र सत्तात्मक था। समाज व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में विभाजित था। 4 भाग कौन कौन से, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार और श्रमिक, ठीक है। इन 4 भागों में बांटा गया था। किस किस में, विद्वान, योद्धा, व्यापारी तथा शिल्पकार और श्रमिक, ठीक है। सिंधव निवासी शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे, ठीक है। तो आपको इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि धार्मिक जीवन। मातृ देवी के संप्रदाय का सिंधव संस्कृति में प्रमुख स्थान था, ठीक है। पूछा जाएगा एग्जाम में कि सिंधव संस्कृति में प्रमुख स्थान किसका था, तो मातृ देवी के संप्रदाय का। यहाँ पर पशुपति, महादेव, लिंग, योनि, वृक्षों व पशुओं की पूजा की जाती थी। लोथल यानी गुजरात और कालीबंगा यानी राजस्थान। कालीबंगा कहाँ पे, राजस्थान, लोथल गुजरात के उत्खननों को परिणाम स्वरूप कई अग्निकुंड तथा अग्नि वेदिकाओं में मिली है। मृतकों के संस्कारों में 3 विधियां प्रचलित थीं। पहली थी पूर्ण समाधिकरण, दूसरी थी आंशिक समाधिकरण, ठीक है, और तीसरी दाह संस्कार, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से एक जो ऑप्शन है वो गलत रहेगा, बाकी के 3 सही रहेंगे, या 3 सही रहेंगे वो 3 गलत रहेंगे और 1 सही रहेगा। इस प्रकार भी पूछा जाएगा। मृतकों के संस्कारों में 3 विधियां प्रचलित थीं, तो कौन कौन सी, पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण, तीसरी दाह संस्कार। सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। इसमें चित्र और अक्षर दोनों ही ज्ञात होते हैं। यह लिपि प्रथम लाइन में दाएं से बाएं तथा द्वितीय लाइन में बाएं से दाएं लिखी गई है। यह तरीका बाउंसट्रोफिन कहलाता है। क्या कहलाता है, बाउंसट्रोफिन कहलाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। इसमें चित्र और अक्षर दोनों ही ज्ञात होते हैं। यह लिपि प्रथम लाइन में दाएं से बाएं यानी कि राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, ठीक है, और द्वितीय लाइन है जो उसमें लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, ठीक है। आपको इस चीज़ का याद रखना है।
यह जो तरीका है उसको कहा जाता है बाउंस ट्रॉफी डन। क्या कहा जाता है? बाउंस ट्रॉफी डन कहलाता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब हम बात करने वाले हैं वैदिक काल की। ठीक है, वैदिक काल की बात करेंगे इसमें। तो भारतीय इतिहास में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को वैदिक सभ्यता की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो इसका आप समय टाइम पीरियड याद रखेंगे जो वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल अपना अगला टॉपिक है। तो इसमें भारतीय इतिहास में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को वैदिक सभ्यता की संज्ञा दी जाती है। वैदिक सभ्यता को दो स्पष्ट कालखंडों में विभाजित किया जाता है। एक तो किया जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक के कालखंड को क्या कहा जाता है? ऋग वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, आप बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं तो इनको आप याद रखें। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के कालखंड को क्या कहते हैं? वैदिक कालखंड कहते हैं। और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 1500 से 1000 के को क्या कहा जाएगा? ऋग वैदिक काल। और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंडों को कहा जाएगा उत्तर वैदिक काल। तो समझे भैया? चलिए अगला देखते हैं ऋग वैदिक काल। ठीक है, की विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। राजनीतिक स्थिति, सबसे पहले राजनीतिक स्थिति पढ़ते हैं वैदिक काल की। आरंभ में आर्यों के कुटुंब, कुल या परिवार रक्त संबंधों पर आधारित थे, जिनका प्रधान कुलुप या कुलपति कहलाता था या परिवार का मुखिया होता था। तो आपको याद रखना है कि ऋग वैदिक काल में जो परिवार का मुखिया होता था उसको क्या कहते थे? कुलपति। अनेक परिवारों को मिलकर ग्राम बनता था, जिसका प्रधान ग्रामीण कहलाता था, तथा अनेक ग्रामों को मिलकर के विष बनता था। क्या बनता था? विष बनता था, जिसका प्रधान विषमती होता था। कुटुंब यानी ग्रह ही सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। ठीक है, ये ऋग्वेद में राजनीतिक स्थिति बताई गई है कि जिस अनेक परिवारों को मिलकर के क्या बनता था? ग्राम बनता था, जिसका प्रधान ग्रामीण कहलाता था, तथा अनेक ग्रामों को मिलकर के क्या बनता था? विष बनता था। ठीक है, और जिसका प्रधान विषमती होता था। ठीक है, और ये सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। दोस्तों, आपको बता दें अनेक विषयों का समूह जन या कबीला कहलाता था। अब अनेक विषयों को मिलकर के विषयों का जो समूह होता था उसको जन या कबीला कहलाता था, जिसका प्रधान राजा, राजन या गोप होता था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, एग्जाम में सीधे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीणी इन तीनों अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। अन्य पदाधिकारियों में पुरप तथा दूत उल्लेखनीय है। इसमें पुरप दुखपति होते थे। ठीक है, तो आप यहाँ से प्रश्न ज़्यादा नहीं बनते हैं, फिर भी आप एक बार इनको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ऋग्वैदिक देवी देवताओं एक दृष्टि में। ठीक है, वरुण, तो वरुण में सकल ब्राह्मण का अधिपति, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, निर्मायक, प्रजारक्षक तथा ऋतुस्रवगोपा। इंद्र आंधी, तूफान, बिजली और वर्षा का देवता। युद्धों में विजय दिलाने वाला पराक्रमी देव। ठीक है, विष्णु संसार का संरक्षक। अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि संसार का संरक्षक किसे कहा गया है ऋग्वैदिक में? तो विष्णु को। आंधी का देवता मरुत को। किसको? मरुत को। इसके बाद उषा को सूर्योदय पूर्व की अवस्था का द्योतक कहा है। अदिति आर्यों की सार्वभौम या भावना की देवी। और सोम बोला है वनस्पतियों औषधियों के अधिपति को। ठीक है, तो इससे एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए तो आप अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। किसकी? उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में क्या है? उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता पंजाब से कुरुक्षेत्र अर्थात गंगा यमुना दोआब में फैल गई है। ठीक है, तो इसमें आर्य सभ्यता का परिचय हुआ है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी उत्तर वैदिक काल में। कबायली संरचना में दरार पड़ना, वर्ण व्यवस्था की जटिलता बढ़ना, क्षेत्रगत राज्यों का उदय तथा धार्मिक कर्म कांडों की प्रधानता इस काल की प्रमुख विशेषता थी। ये क्या बताने जा रहे थे हम?
उत्तर वैदिक काल की विशेषताएं। समय ऋग वैदिक काल अनेक छोटे छोटे कबीले एक दूसरे में विलीन होकर क्षेत्रगत जनपदों में बदलने लगे थे। अगला पॉइंट है सभा और समिति नामक सभाओं का अंत हो गया और राजा की शक्ति में वृद्धि होने लगी। परिवार पितृप्रधान एवं संयुक्त परिवार था। इसमें समाज में स्त्रियों की दशा में पतन हुआ। दोस्तों जाति प्रथा कर्म के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर होने लगी और उसमें कठोरता आ गई। इंसान का जीवन 4 आश्रमों में विभाजित होने लगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, मनोरंजन के साधन में लोक नृत्य, संगीत, जुआ एवं युद्ध प्रमुख थे। दोस्तों आपको बता दें कि आर्थिक जीवन कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त मछुआ, सारथी, गडरिया, स्वर्णकार, मणिकार, रस्सी बटने वाले, टोकरी बुनने वाले, धोबी, लोहार, जुलाहा आदि व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। इस समय मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे जिन्हें चित्रधूसर मृत्भांड कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है चित्रधूसर मृत्भांड किसे कहते हैं, तो इसमें एक विशेष प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, अब हम जानने वाले हैं 8 प्रकार के विवाह। 8 प्रकार के विवाह को जानने वाले हैं। पहला है ब्रह्म। कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उससे अपनी कन्या का विवाह करना, ये ब्रह्म विवाह है। दूसरा है देव। यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह करना। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह करने वाले विवाह को क्या कहते हैं, तो देव। अगला है आश्र। कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु एक अथवा 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह करना। इसके बाद प्रजापत्य। इसमें क्या होता था, वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांग पर विवाह करता था। कैसे, वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांग कर विवाह करता था। गंधर्व। इसमें क्या होता था, तो कन्या तथा वर प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर जो विवाह करते थे उसको हम गंधर्व कहते हैं। असुर। कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय यानी बेच देना, ये असुर विवाह था। 7वां पैशाच। सोई हुई अथवा पागल कन्या के साथ सहवास कर विवाह करना। पैशाच में विवाह में क्या होता था, सोई हुई अथवा पागल कन्या के साथ सहवास कर विवाह करना। लास्ट है राक्षस। बलपूर्वक कन्या को छीनकर उससे विवाह करना, ये क्या हो गया, बलपूर्वक कन्या को छीनकर उससे विवाह करना, राक्षस विवाह। तो ये 8 प्रकार के विवाह हमने बताया आपको। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। आगे और किसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।